हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है और इसमें सारे चीज़ शामिल किए गए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, करंट अफेयर हो, साइंस हो, जीके का पेपर हो, सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए गए हैं। और देखिए, आपको बहुत ही सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कल मैंने एक अपना इन्फॉर्मेशन वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने जो मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा क्या आने वाला है, जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज के बारे में जिक्र किया था उसमें, और इवनिंग में लूसेंट के जिक्र किया था। तो इसके रिगार्डिंग को लेकर मैंने बोला था कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे, लगता है ऐसा मुझे कि बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, या इस टेस्ट पेपर का भी पीडीएफ मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको इसलिए भेजते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहला पर, देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खबरों में रहा सिमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है। सिमोर्ग जो है वो कौन सा देश का सुपर कंप्यूटर है? तो क्या वो ईरान का है, जापान का है, अमेरिका, ये सऊदी अरब का, या फिर अफगानिस्तान का है? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है वो है ईरान का। कहाँ का है? ईरान का है। ये ईरान का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। पहला सुपर कंप्यूटर है जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो ध्यान रखना है, सिमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ईरान का है, और ये पहला सुपर कंप्यूटर है जिसके कारण ये चर्चा में रहा। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि इसका नाम पक्षी के नाम पे रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया? पक्षी से संबंधित है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? तो अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, सिमोक्स किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ईरान का है। भारत का सुपर कंप्यूटर अभी ये पहला जो सुपर कंप्यूटर था भारत का, वो परम पद के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर अभी जो बनाने के लिए कहा गया है सीडेक के द्वारा, उसका क्या नाम है? सीडेक के द्वारा जो कहा गया बनाने के लिए, तो इसका जो नाम है वो नाम है परम सिद्दीकी। क्या नाम है? परम सिद्दीकी। ध्यान रखिएगा, परम सिद्दीकी। ये आपका भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए अभी सीडेक के द्वारा कहा गया है। तो याद रखिएगा ये बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन करा, ईरान ने भारत को किस परियोजना से बाहर निकाल दिया है? ईरान के द्वारा वो कौन सी परियोजना है जिससे भारत को बाहर निकाल दिया गया? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। क्या वो फरजाद बी गैस फील्ड था, या फिर गारलैंड हाईवे है, या फिर चबहार पोर्ट है, या फिर इन सभी में से निकाल दिया गया भारत को? तो कौन सा ऐसा परियोजना जिससे भारत को बाहर निकाल दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है, फरजाद बी गैस फील्ड। फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना से भारत को बाहर निकाल दिया किसने? तो ईरान ने। देखिए, फरजाद बी गैस फील्ड क्या है? तो भारत का एक कंपनी है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में होता है, और इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। ये ONGC का कार्य क्या है कि ये जहां भी खनिज तेल पाए जाते हैं उसकी ये खोज करता है। कहीं भी अगर खनिज तेल की संभावना है तो उसकी ये खोज करता है। इसी का एक ब्रांच है जिसका नाम है ONGC विदेश। क्या नाम है? ONGC विदेश। तो इसी कंपनी के द्वारा ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड की खोज की गई थी। यहाँ पे भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार मिला। जब ये तेल का भंडार मिला प्राकृतिक गैस का, तो अब ईरान के द्वारा ये कहा गया कि आप इस परियोजना से हट जाइए, मेरे यहाँ का कंपनी इस परियोजना को पूरा करेगा। तो ध्यान रखना है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में है? तो ईरान में है ये, और इसे ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। यहाँ पे गैस की जो खोज किया था वो ONGC कंपनी के द्वारा किया गया था। ONGC का क्या होगा फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना 1956 में, देहरादून में इसका मुख्यालय है। उसके बाद आते हैं चबहार बंदरगाह पे। तो चबहार बंदरगाह जो है वो भारत के द्वारा ईरान में निर्माण किया गया है, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए, है ना। तो चबहार बंदरगाह भारत के द्वारा कहां पे बनाया गया है? तो ईरान में बनाया गया है। अब बंदरगाह की कुछ बातें आई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 2-4 बंदरगाह का नाम जो कि हाईलाइट रहा है, जैसे एक का नाम है ग्वादर,
ग्वादर, एक का नाम है हम्बन टोटा और एक का नाम है सितवे, सितवे, है ना। तो देखिए ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में है, हम्बन टोटा जो है वो श्रीलंका में है और सितवे ये जो है वो आपका म्यांमार में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में और श्रीलंका का जो ये ग्वादर और हम्बन टोटा है, इन दोनों को चीन बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा इन चारों बंदरगाह का नाम कि किस देश में है ये। चाबहार पूछेगा तो कहां पे? ईरान में है। एक बात और ध्यान रखिएगा, चाबहार बंदरगाह जो है वो ओमान की खाड़ी में है। कहां पे है? ओमान की खाड़ी में है। ग्वादर बंदरगाह पूछेगा तो ये पाकिस्तान में है। हम्बन टोटा पूछेगा तो श्रीलंका में है और सितवे पूछेगा तो कहां पे? ये म्यांमार में है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाता है फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना से भारत को बाहर निकाल दिया। कौन? ईरान। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? यानी बिहार के वो कौन से पहले पूर्व राज्यपाल हैं जिनका निधन हो गया? क्या वो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, देवानंद कुंवर है, डी वाई पाटिल है या रघुनंदन लाल भाटिया है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर विकल्प है, रघुनंदन लाल भाटिया, जो ये बिहार के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा बिहार का पूर्व गवर्नर रघुनंदन लाल भाटिया का हाल में निधन हो गया है। ठीक है, अब गवर्नर की बात आएगी बिहार की, तो थोड़ा बिहार के गवर्नर के बारे में हम जान लेते हैं। तो बिहार के जो पहले गवर्नर थे वो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बिहार के 2 गवर्नर का नाम याद रखना है जो राष्ट्रपति बने जाके। पहला कौन? तो जाकिर हुसैन और दूसरा जो थे वो राम नाथ कोविंद, जो भी वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, है ना। तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों बिहार के गवर्नर रहे और फिर जाकर ये क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया, जयराम दास दौलत राम ये बिहार के पहले गवर्नर, और जाकिर हुसैन और ये रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रहे और ये बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में फागू चौहान। गवर्नर से संबंधित कुछ बातें पॉलिटिकल साइंस से। गवर्नर का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद 155 कहता है कि हर राज्य का एक गवर्नर होगा। हर राज्य का क्या होगा? एक गवर्नर होगा। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि एक गवर्नर को दो राज्यों का दायित्व दिया जा सकता है। एक गवर्नर को 2 राज्यों का दायित्व दिया जा सकता है, अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि गवर्नर जो होगा यानी राज्यपाल जो होगा वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। कहां का? विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन विधानसभा में गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आर्टिकल हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत एक राज्य का राज्यपाल होगा, 153 के तहत एक गवर्नर को 2 राज्यों का दायित्व दिया जा सकता है, 164 के तहत वो विधानमंडल का अंग होता है, 333 के तहत वो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करता है। गवर्नर के द्वारा, है ना, गवर्नर का जो शपथ ग्रहण होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कमेंट्स बॉक्स में ये क्वेश्चन आप टाइप कीजिए इसका आंसर कि गवर्नर का जो शपथ ग्रहण होता है वो किनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा रघुनंदन लाल भाटिया। सही है, रघुनंदन लाल भाटिया। बाकी सारे जो भी आपको फैक्ट्स है हमने आपको इसमें बताया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? क्या वो सुधाकर जोशी को, निकलू फोम को, मार्टिन ग्रिफिथ को या इनमें से कोई नहीं? किसे दिया गया है व्हिटली अवार्ड 2021? तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर आंसर है। व्हिटली अवार्ड निकलू फोम को दिया गया है और ये नागालैंड के हैं। कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर या ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा
व्हिटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर और ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। ग्रीन शब्द लग गया, इसका मतलब ये पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो निकलू फोमा जो है वो प्राकृतिक संरक्षण में काम किए हैं, जिसके कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन है, तो निकलू फोमा ये पहले भारतीय हैं जो नागालैंड से हैं। इन्हें व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला है? अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो मुकुलू फार्मा है, रमेश पोखरियाल है, राजेश अग्रवाल है, या इनमें से कोई नहीं? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर है, रमेश पोखरियाल को शामिल किया गया है ना। रमेश पोखरियाल को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आंसर इसका जो हो जाएगा बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा वो देखिए। 6 करा है मेथड इन द मैडनेस। मेथड इन द मैडनेस किसकी रचना है? यानी मेथड इन द मैडनेस जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया? क्या ये अय्यर परमेश्वरम, या फिर पवन सिंह लाल, केशव देसी राजू, किसके द्वारा लिखा गया, या इनमें से कोई नहीं? 4 विकल्प है आपके पास। मेथड इन द मैडनेस किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए नंबर है, अय्यर परमेश्वरम के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है मेथड इन द मैडनेस। मेथड इन द मैडनेस राणा कपूर पर जो पुस्तक लिखा गया है वो पवन सिंह के द्वारा लिखा गया। यानी राणा कपूर का ये अनटोल्ड बायोग्राफी राणा कपूर जो लिखा गया है वो पवन सिंह लाल के द्वारा लिखा गया है, और केशव देसी राजू के द्वारा जो लिखा गया है वो एमएस सुबा लक्ष्मी पे इनकी आवाज और कला, इनकी आवाज और कला से संबंधित जो पुस्तक लिखा गया है वो केशव देसी राजू के द्वारा लिखा गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि केशव देसी राजू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो एमएस सुब्बालक्ष्मी की आवाज और कला से संबंधित जो पुस्तक है वो केशव देसी राजू के द्वारा लिखा गया है, और पवन सिंह लाल के द्वारा राणा कपूर पे लिखा गया पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी है, और अय्यर परमेश्वरम के द्वारा मेड इन द मैडनेस नामक पुस्तक लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HIT कोविड-19 एप्स, सॉरी यहां पे एप्स होना चाहिए, एप्स लॉन्च किया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के द्वारा HIT नामक कोविड-19 एप्स लॉन्च किया गया है? क्या वो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, या फिर झारखंड है? कौन सा आंसर इसका सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार सरकार के द्वारा HIT नामक कोविड-19 एप्स लॉन्च किया गया है। H का मतलब है होम क्वारंटाइन, I का मतलब है आइसोलेशन, और T का मतलब है ट्रैकिंग। यानी होम, घर में जो आइसोलेट होते हैं उन्हें ट्रैक करना इस एप्स का काम है। तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्स जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य सरकार आपको पता है फागू चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये सॉरी राज्यपाल हैं, और नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं, तो मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बात करें तो बिहार की जो स्थापना हुआ था, बिहार सबसे पहले अलग जो हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को ये बंगाल से अलग हुआ, और 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से, और 2000 में ये इससे झारखंड अलग हो गया। कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। सही है, तो ध्यान रखिएगा ये बात कि आपको अलग होने का जो क्रम है वो पहले बिहार से, उसके बाद उड़ीसा से, और इससे फिर झारखंड अलग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। हाल ही में BCCI के किस रेफरी का निधन हो गया? BCCI का वो कौन सा रेफरी है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो बैगन बेरा, राजेश सिंह, जगमोहन डालमिया, या फिर राजेंद्र सिंह जडेजा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी नंबर, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, फुल फॉर्म याद रखिएगा,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में और हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष की बात करें तो सौरव गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई में, अध्यक्ष इसके सौरभ गांगुली और चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह है। और बीसीसीआई का अभी एक चीफ सेक्रेटरी का निधन हो गया, जिसका नाम क्या है? तो राजेंद्र सिंह जडेजा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? क्या वो 16 मई को, 18 मई को या फिर 17 मई को, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा विकल्प है इसमें जो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 मई। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। मई के महीने के जो भी आपके दिवस हैं वो याद रखिए। जैसे आपको याद रखना 1 मई, 3 मई, उसके बाद आपका 8 मई, उसके बाद 11 मई, 12 मई, 15 मई, 17 मई, उसके बाद आपका 21 मई, 22 मई, 29 मई और 31 मई। ये सारे डेट आपको याद रखना है कि ये मई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो देखिए 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को जो होता है वो प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को जो होता है वो प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस का स्थापना दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस का स्थापना दिवस, और भी एक मनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस का स्थापना दिवस और थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो इसी डेट में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 तारीख को कौन कौन सा? 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को जो हो जाएगा वो नर्स दिवस। और 15 मई को हो जाएगा परिवार दिवस। 17 मई को आपका हो जाएगा दूर संचार दिवस। क्या हो जाएगा 17 मई को? दूर संचार दिवस। 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 29 मई को एवरेस्ट दिवस और 31 मई को आपका तंबाकू निषेध दिवस। तो ये सारे दिवस मई के महीने के हैं जो आपको याद रखना है। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 को प्रेस स्वतंत्रता, 8 को प्रवासी पक्षी, रेड क्रॉस और ये थैलेसीमिया दिवस, 11 को प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को नर्स दिवस, 15 को आपका परिवार दिवस, 17 को दूरसंचार दिवस, 21 को आतंकवादी विरोध दिवस, 22 को जैव विविधता दिवस, 29 को एवरेस्ट दिवस और 31 को तंबाकू निषेध दिवस। तो ये सारे दिवस आपको याद रखना है मई के महीने का। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिए। करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना के तहत म्यूकोरमाइकोसिस को शामिल किया है? यानी आरोग्य श्री योजना में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को शामिल किया है? क्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस नामक जो बीमारी है उसे आरोग्य श्री योजना में शामिल कर दिया गया है। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो आपका ब्लैक फंगस जो बीमारी चला हुआ है उसी का ये रूप है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लैक फंगस को और किस नाम से जानते हैं? तो म्यूकोरमाइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस। किसका नाम है? तो ब्लैक फंगस का नाम है। आरोग्य श्री योजना में आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे शामिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी क्या है? तो ये आपका मुख्यमंत्री यहाँ पे, और उप मुख्यमंत्री पहला ऐसा राज्य बना जहां पे 5 उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से संबंधित और क्वेश्चन क्या है कि इसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन है 3 राजधानियां? तो एक है विशाखापट्टनम, एक है अमरावती और एक है आपका कर्नूल। कर्नूल
आंध्र प्रदेश का उस समय भी राजधानी हुआ करता था जब भाषाई आधार पर 1956 में यह पहली बार राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय भी कर्नूल इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ध्यान रखना ये सभी। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क है। कौन सा? पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों ही कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। टोटल कितना उच्च न्यायालय भारत में है? तो 25। तो उस प्रकार से 25वें नंबर का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है 11 नंबर कि निम्न में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है? स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? क्या वो जियो या महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर भारती एयरटेल के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी नंबर सही है। श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया। स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता गया है किसके द्वारा? श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो विजय शांपला को बनाया गया है। आंसर जो इसका सही है वो ए नंबर सही है, विजय शांपला को बनाया गया है। चलिए 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि जनजातीय मामले का होगा, ये गलत है, मामले के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जनजातीय मामले के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों को डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक के साथ, एप्पल के साथ या फिर आपका अमेजोन के साथ? तो इस विकल्प का सही जो आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया गया है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय स्कूलों को ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में किया गया विल गेट्स के द्वारा। विल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। दोनों को याद रखिएगा, विल गेट्स और पॉल एलन। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होता है। फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग। और एप्पल को हो जाएगा टीम कुक और अमेजोन के जेफ बेजोस। चलिए आते हैं 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हाल ही में जाने मानी शख्सियत की नहीं के राज नारायण, ये पूरा नाम है के राज नारायण का निधन हो गया। बताएं वह किस भाषा के दिग्गज साहित्यकार थे? यानी एक साहित्यकार जिनका नाम था के राज नारायण जिनका हाल में निधन हो गया, वो किस भाषा के दिग्गज साहित्यकार थे? क्या वो असमी भाषा के थे, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, वो तमिल भाषा के साहित्यकार थे के राज नारायण। सही है, तो ध्यान रखना है आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर सही है 14 नंबर का। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मलेरकोटला, क्या नाम? मलेरकोटला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरकोटला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? इसे पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है कि पंजाब का इसे 23वां जिला घोषित किया गया है मलेरकोटला को। स्टेट ऑफ मलेरकोटला की स्थापना 1654 में वाजिदा खान के द्वारा किया गया था। यह गलत है, 1654 में नहीं, इसकी स्थापना 1657 में हुआ था। कब हुआ था? 1657 में। तो ध्यान रखना है कि मलेरकोटला जो है वो पंजाब का कैमा जिला बना है? तो 23वां जिला बना है। मलेरकोटला कौन सा राज्य का 23वां जिला बना है? तो पंजाब के, या पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना है? तो मलेरकोटला। पंजाब मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा केवल एक विकल्प सही, यानी आंसर ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? भाई साहब यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया। क्या वो 48 में, 46 में, 72 में या फिर 78 में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी नंबर है, 1972 में यूएनईपी का
स्थापना हुआ था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में और हेड क्वार्टर जो है इसका नौरोबी में। कहाँ पे है? नौरोबी में है। नौरोबी में है। पता है नौरोबी किसका राजधानी है? तो केनिया की राजधानी है नौरोबी। याद रखना है कि यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नौरोबी में है। नौरोबी केनिया की राजधानी है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। 16 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें जो उसके तत्व का चक्रण होता है उसे क्या कहा गया है? क्या उसे रासायनिक चक्र कहा गया, चक्रण कहा गया है, जैव भू रासायनिक चक्रण, या फिर भूवैज्ञानिक चक्रण, या फिर भू रासायनिक चक्रण? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो बी नंबर है, जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखिए क्या आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र नामक जो शब्द है वो दिया गया है आपका इसके किसके द्वारा? एजी टॉन्सले। किसके द्वारा? एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द। जबकि पारिस्थितिकी सिर्फ कहेगा, पारिस्थितिकी शब्द सिर्फ बोलेगा, तो ये वाला जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, किसके द्वारा? हैकेल के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा। जबकि आपसे पूछे कि जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो ये शब्द जो दिया गया है वो वाल्टर डी रोजन के द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द किसने दिया? तो एजी टॉन्सले। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल। और जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर डी रोजन के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो है वो सी नंबर है, जैव भू रासायनिक चक्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा गया। क्या जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, या फिर द हेग में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी नंबर है, एम्स्टर्डम में है। किसका? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय। किसका मुख्यालय? ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम में है। इसकी स्थापना जो है ग्रीन पीस का स्थापना 1971 में हुआ। तो याद रखना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? एम्स्टर्डम। और 1971 में इसकी स्थापना होती है। द हेग में किसका मुख्यालय? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग में है ना, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का 1946 में होता है। चलिए आते हैं 18 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशन किया जाता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, और UNDP नहीं, इसे काट दीजिए और कर दीजिए UNEP। चार ऑप्शन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP या UNEP। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए नंबर है, IMF के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। और IMF की बात करें तो IMF का जो स्थापना हुआ वो 1944 में एक USA का शहर ब्यूटन वुड्स, क्या नाम? ब्यूटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को संयुक्त रूप से 1945 में स्थापना किया जाता है ना। WDC इसका मुख्यालय यानी वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो याद रखिएगा IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 1944 के वेटन वुड्स समिति ने इसी सम्मेलन के आधार पर किया गया था। और IMF के बारे में और आप समझिए, IMF के जो अध्यक्ष हैं अभी अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टियोना जॉर्जिया है। क्या नाम है? क्रिस्टियोना जॉर्जिया। IMF में 190 देश हैं। इसके मेंबर कितने हैं? 190। 190वां देश जो बना वो बना अंडोरा। क्या बना? अंडोरा। ध्यान रखिएगा कि IMF का 190वां देश कौन सा है? तो अंडोरा है। IMF के द्वारा SDR पूछा जाता है ये क्वेश्चन
कि एसडीआर मुद्रा जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा। इसमें 5 मुद्रा शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो यूरो शामिल है, डॉलर शामिल है, पौंड शामिल है, यूरो हो गया, डॉलर शामिल है, पौंड शामिल है, एन और आपका रेन मिनवी, ये 5 मुद्राएं शामिल है एसडीआर में। कौन कौन, यूरो, डॉलर, पौंड, एन और रेन मिनवी, ये सारे मुद्राएं आईएमएफ में शामिल है। तो ध्यान रखना आईएमएफ से संबंधित ये सारे क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो अभी है डेविड मालपास। क्या नाम है, डेविड मालपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि कोलोरेडो मरुस्थल किस देश में है। कोलोरेडो मरुस्थल जो है वो कौन सा देश में, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया है, ब्राजील है या फिर सोमालिया में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है कैलिफोर्निया। आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर है। कैलिफोर्निया में कोलोरेडो मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल की बात करें तो यहां पे है गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ड, ये सारे मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि एक भी मरुस्थल कहां पे नहीं है, तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है, स्कॉट मॉरिसन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है, समाजवाद ही क्यों किसकी रचना है। समाजवाद ही क्यों किसकी रचना, ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्या है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, सरदार पटेल की है, जयप्रकाश नारायण की है या फिर बाल गंगाधर तिलक की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है समाजवाद ही क्यों, वो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा समाजवाद ही क्यों किनकी पुस्तक है, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। और इनके द्वारा एक क्रांति चलाई गई थी जिसका नाम था कौन सा, संपूर्ण क्रांति चलाया गया था किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाया गया क्या, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और पिटाबी सीतारमैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। सरदार पटेल से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, ये तीनों पद मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद इनसे याद रखना है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह था जो किसानों से संबंधित सत्याग्रह था ये। और इसी आंदोलन के बाद सरदार ये वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा में आपका ये मराठा और केसरी जो दो पत्रिका निकाला गया था। केसरी जो था वो आपका मराठी भाषा में और मराठा जो था वो अंग्रेजी में प्रकाशन किया गया था। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहा गया था किनके द्वारा, तो स्मिथ के द्वारा। चलिए वेलेंटिनस सिरोल। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर पे। और 21 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है। कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में, क्या वो त्रिपुरा में है, मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। एक और टाइगर रिजर्व है यहाँ पे पाखुई। क्या नाम है, पाखुई टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना, तो 1987 में। कब राज्य बना, 1987 में। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है, पेमा खांडू। और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। क्या नाम है, बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन सा देश से, तो एक भूटान से, एक चीन से और एक म्यांमार से। भारत के और कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 राज्यों से, 3 देशों से लगता है, और कौन सा वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों से लगता है। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके आंसर बताइए इसका। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा है। वह उपकरण जो द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, हमें क्या मापने के लिए पूछा गया है,
घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या वायुदाब मापी, आर्द्रता घनमापी, उत्प्लावन घनमापी या फिर आपेक्षिक घनत्व उपकरण? तो देखिए यहाँ पे घनत्व मापने के लिए पूछा गया है, तो घनत्व वाला ही आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। जबकि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। जबकि ये हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसके लिए? तो घनत्व के लिए, डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और आर्द्रता मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए 23 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार सजाएं। तो कालक्रम अनुसार सजाना है कि सुगौली की संधि, अमृतसर की संधि, मंगलौर की संधि और सालबाई की संधि, इन कूट को सजाइए कि कौन सा आपका सही है। तो जब आपको इसका डेट याद होगा तो आप इसे सही तरीका से सजा सकते हैं। देखिए डेट इसका क्या है, सुगौली की संधि हुआ था 1816 में, अमृतसर की संधि हुआ 1809 में, ये मंगलौर की संधि हुआ 1784 में, और सालबाई की संधि हुआ 1782 में। अब देखिए सबसे पहले कौन सा घटना घटा है वो देखिए। तो सबसे पहले जो घटना घटा है वो 1782 का है ना। तो देखिए अब इसका जो क्रम सही क्या होगा वो देखिए 1784 सबसे पहले जो घटना इन चारों में वो 1784 का, यानी सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 1784 के बाद 1782, 1782 के बाद 1784, उसके बाद 1809, उसके बाद 1816। तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है ना। तो ध्यान रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। तो सबसे पहले सालबाई की संधि 1782, उसके बाद मंगलौर की संधि 1784, अमृतसर की संधि 1809, और सुगौली की संधि जो हुआ था वो आपका 1816 में। ये सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है, और ये अमृतसर की संधि मेडकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच होता है। मंगलौर की संधि जो होता है वो आपका ये दूसरा मैसूर युद्ध, और सालबाई की संधि जो होता है वो पहला मराठा युद्ध, इसके तहत समाप्त होता है। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के बाद। 24 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या करा है देखिए, विल्लवी नहीं वेल्लवी, वेल्लवी, वेल्लवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए थे? यानी वेल्लवी आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें इंग्लैंड भेजा गया था? क्या बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले को वेल्लवी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था। वेल्लवी आयोग कर से संबंधित सुधार से संबंधित, यानी कर से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी सुधार था, जो उसके देखभाल के लिए इस आयोग का गठन किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, समझे। तो वेल्लवी आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नामित किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो M.G. रनाडे थे। कौन थे? M.G. रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो M.G. रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी किया जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे। 26 कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का कारण है? यानी तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के कौन से घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? क्या प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करता है तो वो अपनी वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ समझिए कि ये अगर सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, और ये वाला माध्यम विरल माध्यम है। इधर से अगर एक प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से जब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये इसको सीधा आना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर चली जाती है, इस तरफ चली जाती है। वहीं दूसरा जो कंडीशन है इसका कि अगर ये मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो इसे आना चाहिए था सीधा, लेकिन सघन माध्यम में जैसे ही आएगा तो ये स्तंभ के नजदीक चला जाता है। तो ये देखिए अपने वास्तविक पथ से आना चाहिए था इस पथ पे, ये विचलित होकर इधर चला गया और ये विचलित होकर इधर चला आया, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन का ये अपवर्तन का मतलब ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना ये भी बात। देखिए सघन और विरल दोनों समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। अविलंब से वो दूर जाती है, अविलंब से वो पास आती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर, और अगर विरल से सघन में आएगा तो इसका उल्टा यानी अविलंब की ओर आ जाएगा। समझे? तो ध्यान रखना ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। और इसका उदाहरण क्या क्या है? तो जैसे देखिए कि अगर बाल्टी में सिक्के को रख देते हैं, पानी भरा हुआ बाल्टी में, तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी अपवर्तन का नियम है। मछली जो है वो तल से उठी हुई दिखाई पड़ती है, ये भी अपवर्तन का नियम है। उसके बाद है कि सूर्योदय या सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य का आकार थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ये भी अपवर्तन का ही नियम है। उसके बाद अगर किसी गिलास या बाल्टी में भरा हुआ पानी है, उसमें एक अगर आप डंडे को डालते हैं तो डंडा टूटा हुआ यानी तिरछा दिखाई पड़ता है, ये भी अपवर्तन का ही नियम है। तो ये सारे नियम जो है वो अपवर्तन से संबंधित है। तो ध्यान रखना ये सारे नियम को। चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अपवर्तन आंसर सही है। अब देखिए इसमें प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई धरातल है, अगर इस तरफ से एक प्रकाश की किरण आती है और टकराकर इसे फिर इसी दिशा में लौट जाती है यानी इसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकीर्णन की क्या बात करें? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव। क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। तो प्रकाश की किरण अगर आ रही है और उसे धूल कण अगर मिलता है तो धूल कण के कारण प्रकाश की किरण जो फैलती है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको पता होगा कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होता है। प्रकीर्णन कम होता है इसका मतलब इसका फैलाव कम होता है, और फैलाव कम होने के कारण ही सिग्नल के लिए इस कलर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दूर तक दिखे। अगर ये विचित्र हो जाएगा, अगर फैल जाएगा तो फिर ये दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, दूर तक ये सफर नहीं कर पाएगा। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो प्रकीर्णन है वो कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि शीशे की पेंसिल में शीशा का प्रतिशत कितना होता है? तो शीशे की पेंसिल में शीशा का प्रतिशत 0%, 5 से 10%, 45 से 50 या फिर 100% कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो शीशे की पेंसिल में शीशे की जो प्रतिशत होती है वो 0% होती है। शीशे की पेंसिल जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, याद रखना है शीशे की पेंसिल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट को काला हीरा के नाम से जाना जाता है, सॉरी काला शीशा के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं 27 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे। करा है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। यानी कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है जिसके कारण वह जल में जीवित नहीं रह सकता? क्या वो क्लोम, वातक, फुसफुस या फिर फुसकोश? क्या है उसका श्वसन अंग जिसके कारण वह जल में जीवित नहीं रह सकता? तो इसका सही जो आंसर है वो है वातक। क्या है? वातक से वो सांस लेता है जिसके कारण वह जल में जीवित नहीं रहता है। जिस प्रकार से मछली अपना गिल यानी गलफड़ा से सांस लेती है उसी प्रकार ये वातक से सांस लेती है कॉकरोच। याद रखिए, सीधा क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 था ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या कह रहा है कि एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? एक पहिए वाला यानी एक पहिए वाला जो गाड़ी होता है वो किसका उदाहरण है ये कहा गया है। क्या वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का या फिर तृतीय श्रेणी का? इनमें से कोई नहीं है। तो एक पहिए वाली गाड़ी जो है वो कौन से श्रेणी का उत्तोलक है ये पूछा गया आपसे। तो एक पहिए वाला गाड़ी जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसको देखिए किस प्रकार से याद किया जाता है। तो उत्तोलक से संबंधित कुछ, उत्तोलक का मतलब मशीन, क्या? मशीन। और उत्तोलक जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। यानी मशीन जो उत्तोलक है वो
आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और इन उत्तोलकों का 3 पार्ट होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक कोई उत्तोलक है, ठीक है, तो एक मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई बल लगाया जा रहा है और यहाँ पे एक इसका कील है जहां से ये घूम रहा है, और ये जो है यहाँ पे इसका कार्य हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो इसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। आपको याद किस प्रकार से रखना, इस प्रकार से, एफ एल ई। एफ का मतलब होता है फलक्रम, इसे आलम्ब भी बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। एल का मतलब होता है लोड, इसे भार बोलते हैं। और ई का मतलब होता है एफर्ट, यानी प्रयास बिंदु या आयास बिंदु। तो देखिए ये जो है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगर एफ यानी आलम्ब या फलक्रम बीच में है तो उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अगर लोड यानी भार जो है वो बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर प्रयास बिंदु या आयास बिंदु जहां पे हम बल लगाते हैं वो वाला पॉइंट अगर बीच में है तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो याद ये रखना एफ एल ई। देखिए हम अगले स्लाइड पे आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए ये क्या है, ये देखिए ये जो है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है और ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और इसमें जो है चित्र वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में कौन कौन आता है। हमने आपको बताया कि बीच में जिसमें भी पेंच लगा हो यानी स्वतंत्र रूप से घूम रहा हो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए यहाँ पे पिलास, क्या है, पिलास। तो देखिए ये जो है यहाँ पे पिलास घूमता है, इस जगह पे इसको बल लगाया जाता है और ये वाले पॉइंट पे काम करता है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जो भी यंत्र इस प्रकार का होगा मशीन वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। देखिए ये कैंची, यहाँ पे पेंच लगा हुआ है इसमें, यानी यहाँ पे कैंची घूमता है, यहाँ पे इसमें बल लगाया जाता है और इसका कार्य इस पॉइंट पे होता है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसी प्रकार से देखिए ये तराजू, इस तरफ इसका भार दिया गया है, इस तरफ इस पे जो भी वेट किया जाता है वो रखा जाता है और यहाँ पे ये जो है वो रोटेट करता है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेल कटर, नाखून काटने वाला, देखिए यहाँ पे जो है आपका ये आपका जो है वो मूव करता है यहीं पे, और आपका देखिए ये जो है वो लोड है और यहाँ पे एफर्ट है, ये आपका प्रयास बिंदु है और यहाँ पे आपका जो कार्य हो रहा है वो। तो इस प्रकार ये भी फलक्रम, ये आपका जो नेल कटर है वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चापाकल, देखिए चापाकल भी है, यहाँ पे एफर्ट लगाता है, यहाँ पे ये घूम रहा है स्वतंत्र रूप से और ये यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ध्यान रखना है ये सब चीज, है ना। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में देखिए कौन कौन सा आ गया, पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल। उसके बाद है सीसा, यानी ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो आकृति होता है वो भी जो है वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सड़सी, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आइए, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है, हम आपको क्या बताएं, एफ एल ई, यानी लोड बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी लोड बीच में है, उसके बाद देखिए इस जगह पे भी लोड जो है वो काम जो हो रहा है, भार जो है वो बीच में है, और यहाँ पे भी देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको है, तो सरौता, खैनी काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी जो आपको पूछा गया था कि एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का है। तो ध्यान रखना, एक पहिए वाला गाड़ी, नींबू निचोड़ने का मशीन, खैनी काटने का मशीन और सरौता, ये सभी क्या है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। उसी प्रकार तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा आ जाएगा, चिमटा, क्योंकि हम आपको बताए थे एफ एल ई यानी एफर्ट, यानी जिसपे जो भार बिंदु है वो लास्ट में होगा, है ना। तो चिमटा जो हो जाएगा वो द्वितीय से तृतीय श्रेणी का। किसान का हल, उसके बाद हाथ में बेलचा, यानी हाथ में बेलचा भी जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कर रहा है तिलैया बांध कौन सा नदी पर है, पंचेत बांध कौन सा नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध कौन सा नदी पर है, माता टीला बांध कौन सा नदी पर है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को मिलाइए ना जो आपको कंफर्म हो, कोई भी आपको कंफर्म हो वो आप सबसे पहले मिलाइए। ठीक है, मान लीजिए तिलैया को हम मिलाते हैं, तिलैया बांध कहाँ पे है, तो ये कौन सा नदी पे, बराका नदी पर है, तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा। यानी 1 का 3 देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो 1 का 3 आपका मिल रहा है, ये डी नंबर ऑप्शन भी है और आपका ये सी नंबर ऑप्शन भी है। उसके बाद देखिए पंचेत बांध, पंचेत बांध कौन सा नदी पर हो जाएगा, राणा सागर बांध सबसे पहले मिलाइए, देखिए चंबल नदी पर हो जाएगा तो 2 नंबर। माता टीला बांध कौन सा, बेतवा नदी पे,
तो पंचायत बांध कौन सा, दामोदर नदी पे। तो मिलाइए, 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, देखिए ये ऑप्शन झक चुका है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि 1 का 3 और 2 का 1 इस ऑप्शन में है। तो सी का कौन सा, 2, सी का देखिए 2 नंबर पे चंबल नदी पे, और डी का 4 हो जाएगा, यानी 4 का 4 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए यहाँ से कि तिलैया बांध बराका नदी पे, पंचेत बांध दामोदर नदी पे, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे, और माता टीला बांध बेतवा नदी पे रहे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो सी नंबर, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं 30 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे, 30 के बाद 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है वो देखिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की जो नदी है वो कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, ये पूछा गया। क्या ये आयरिया, या खंडित, वृक्षनुमा, या फिर जमींदार, कैसा ये अपवाह तंत्र रखती है। तो इसका सही आंसर है जो वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। यानी कहने का मतलब है कि जो नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है, तो इसका जो लास्ट का जो सिरा है वो कुछ इस प्रकार से आपका निकल जाता है। जो पानी का जो विभाजन होता है वो लास्ट में जाकर जब इस सागर में मिलने जाता है तो उससे पहले वृक्ष जैसा ये अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो ये पूछा गया है कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखता है, तो वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखता है। ठीक है, आर्य जो है इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र वो आपका नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां रखती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है। हमें दक्षिण से उत्तर जाना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी होगा उसे सबसे पहले चूज करेंगे। तो देखिए कल है कि सतमाला की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, पीर पंजाल की पहाड़ी और नागा की पहाड़ी। तो आप देखिए नागा की पहाड़ी जो है वो अरुणाचल, ये आपका नागालैंड में, पीर पंजाल की पहाड़ी जो है वो आपका कहां पे है, तो पीर पंजाल जो हो जाएगा वो लद्दाख में है ना। तो अब देखिए नागा की पहाड़ी से ऊपर जाएगा कौन सा, ये आपका पीर पंजाल का पहाड़ी है ना। तो देखिए 4 नंबर जो होगा वो 3 नंबर से पहले ही आएगा। 4 नंबर जो होगा वो 3 नंबर से पहले आएगा। तो देखिए ना, सबसे हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, डी नंबर विकल्प झक गया है क्या। चलिए यहां पे देखिए हम जो आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं कि सतमाला की पहाड़ी जो हो जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा, सतमाला। उसके बाद इससे ऊपर जाएंगे तो मिलेगा कैमूर की पहाड़ी। उसके ऊपर जब जाएंगे तो मिलेगा आपका नागा की पहाड़ी, और इससे जब ऊपर जाएंगे तो मिलेगा पीर पंजाल की पहाड़ी। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा 1 सबसे पहले, उसके बाद 2, उसके बाद कौन सा 3, और उसके बाद कौन सा 4। क्योंकि हमें दक्षिण से बोला है तो सबसे पहले कौन सा पर्वत मिलेगा, सतमाला। तो 1 नंबर ऑप्शन में ये है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। उसके बाद 3, ये नहीं है, बी नहीं आंसर होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर जो होगा वो सही होगा। सतमाला की जो पहाड़ी होगी वो सबसे पहले, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, उसके बाद नागा की पहाड़ी, उसके बाद, सॉरी गलत है ये नहीं। आप देखिए एक बार फिर से मिलाइए, सतमाला की पहाड़ी सबसे पहले 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएगा कौन सा, कैमूर की पहाड़ी, और आपका उसके बाद 4 नंबर वाला आएगा नागालैंड की पहाड़ी, उसके बाद आएगा 3 नंबर वाला पीर पंजाल की पहाड़ी। यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर है ना। पहले 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, यानी सबसे पहले सतमाला, उसके बाद कैमूर, उसके बाद आपका नागा, उसके बाद आपका पीर पंजाल। चलते हैं, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बी नंबर। 32 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है देखिए, कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है। हमें गलत चुनना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का विशेषता कौन नहीं है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है, ये भी सही है कि प्राकृतिक संसाधन का एक तंत्र है। उसके बाद कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, ये गलत है। उपर्युक्त में से सभी सही है, गलत है। उपर्युक्त में से सभी सही है नहीं, आपका हमें गलत चुनना था, तो गलत सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम आपको पहले बताएं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो आपका दिया गया एजी टॉन्सले के द्वारा, एजी टॉन्सले के द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी शब्द को दिया गया, पारिस्थितिकी शब्द को सिर्फ दिया गया ऑनरेस्ट हैकल के द्वारा, जबकि एजी टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया गया। तो इस प्रकार सी विकल्प जो है आपका गलत है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 नंबर पे। कह रहा है भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल किस राज्य में खुला है? तो भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल जो है वो महाराष्ट्र राज्य में खोला गया था। चलिए 34 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही कथन का चयन करें। पहला कथन क्या है कि मालाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। क्या मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है? दूसरा कथन कर रहा है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। यह तो बिल्कुल सही है कि समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, लेकिन मालाबार जो सैन्य अभ्यास है उसमें भारत तो भाग लेता है, आपका ये अमेरिका भी भाग लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेता है, लेकिन जर्मनी के जगह पे जापान आएगा, जापान यहाँ पे भाग लेता है। तो ये ऑप्शन जो पहला है वो गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बी नंबर होगा केवल 2 सही है। तो ध्यान रखना है मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है। अमेरिका के साथ भारत का और कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ब्रज प्रहार। क्या होता है? ब्रज प्रहार। और कौन सा होता है? टाइगर ट्रम्प। क्या होता है? टाइगर ट्रम्प। जापान के साथ कौन सा भारत का सैन्य अभ्यास होता है? धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ। और जबकि सिर्फ पूछेगा शक्ति किसके साथ, तो फ्रांस के साथ। शक्ति किसके साथ? तो फ्रांस के साथ ये होता है। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य कथन का चयन करें। 16वां प्रवासी दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 16वां प्रवासी दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। क्या ये सही है? मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी कह रहा है कि मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे, की थे नहीं थे, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति है। नहीं, गलत है, ये सूरी नाम के, कहां के? सूरी नाम के राष्ट्रपति है ना। तो ध्यान रखना है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस 16वां प्रवासी दिवस भारतीय मनाया गया बार जो डिजिटल माध्यम से, उसका थीम क्या रखा गया? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रवासी दिवस था जो हाल ही में मनाया गया, तो 16वां, और इसका जो थीम रखा गया आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसके मुख्य अतिथि जो थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोषी तो थे, लेकिन ये मॉरिशस के नहीं, ये सूरी नाम के क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो सूरी नाम के ये राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ए सही है, यानी केवल एक सही है, आंसर ए नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 1915 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1915 से मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। चलिए आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या 48, 139, 40 या फिर 40 है? कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 48वां है। कौन सा है? 48वां है। चलिए अब देखिए इसका जो अगला ऑप्शन है वो क्या है? 139। तो 139 जो है वो शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों में भारत का जो स्थान है वो 139 है। 40 जो है वो आपका 40वां जो स्थान है वो संपदा सूचकांक में, 40वां स्थान जो है वो संपदा सूचकांक में है। और 140वां जो स्थान है वो जेंडर गैप, यानी जेंडर गैप सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 140वां है, जबकि आपका 40वां संपदा सूचकांक में है, 139वां शांति और हैप्पीनेस इंडेक्स में है, और 48वां सूचकांक जो है वो नवाचार सूचकांक में है। स्थान किसका? भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता दीपिका ठाकुर का संबंध किस खेल से है? दीपिका ठाकुर का संबंध किस खेल से? इस प्रकार के क्वेश्चन एसआई में पूछे गए हैं पिछले बार। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दीपिका ठाकुर का जो संबंध है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी, 2 निशानेबाज, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। क्या का नाम? मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी, इन दोनों को दिया गया है।
ये निशानेबाज हैं। जबकि हॉकी से संबंधित कौन, तो दीपिका ठाकुर 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से और वर्तमान में दिया जाने वाला राशि जो है वो 15 लाख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है कि 2020 का 2020 का जो है वो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, उसे किस क्षेत्र में दिया गया है। तो उन्हें जो दिया गया, क्या रसायन, शांति, अर्थशास्त्र या फिर साहित्य। तो उन्हें जो दिया गया पुरस्कार वो शांति के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लुइस गलुक को साहित्य के क्षेत्र में, लुइस गलुक को साहित्य के क्षेत्र में, मिलग्राम विल्सन को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। और चार पीचर डोडना को रसायन के क्षेत्र में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा यहां से कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है वो शांति के लिए दिया गया है। रसायन के लिए चार पीचर डोडना को दिया गया रसायन के लिए। अर्थशास्त्र के लिए मिलग्राम विल्सन को अर्थशास्त्र के लिए। और साहित्य के लिए जो दिया गया है लुइस गलून को दिया गया साहित्य के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को पे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसे 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, यानी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बीबी लाल, सुदर्शन साहू, शिंजो आबे, रामविलास पासवान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रामविलास पासवान है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1954 से भारत रत्न के साथ दिया गया था। सबसे बड़ा भारत का जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्म श्री है। तो इस प्रकार से देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, उसके बाद श्री, ये सभी क्रम में पूछते हैं क्वेश्चन ये सभी। और ये सारे पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। पद्म विभूषण की बात करें तो इस बार 7 लोगों को दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है ना। कौन कौन से पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म श्री 10 को, और पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे करा, ईडन पार्क स्टेडियम कहाँ है। ईडन पार्क स्टेडियम कहाँ है, क्या वो ऑकलैंड में है, मेलबर्न में है, न्यूयॉर्क में है या फिर ब्रिस्बेन में है। तो ईडन पार्क स्टेडियम जो है वो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड का ही है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, 41 के बाद 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन करा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 का ट्रॉफी है वो 2021 का विजेता कौन है। यानी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी T20 का 2021 का विजेता कौन है, तमिलनाडु, बड़ौदा, मुंबई या फिर कर्नाटका। तो इसका सही आंसर जो है वो तमिलनाडु, ए नंबर आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन करा है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किनके द्वारा रचना किया गया है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी, आर गिरिधरन, संगीत पॉल चौधरी या फिर अनुपम खेर के द्वारा। तो ये पुस्तक जो लिखा गया है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इनका क्वेश्चन, इनका जो पुस्तक होता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना कोविड-19 का जो है वो सभ्यता का समाधान और संकट जो पुस्तक लिखा गया है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कह रहा है कलरव पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो कलरव पक्षी का जो आयोजन किया गया है महोत्सव का वो बिहार के जमुई में किया गया। कहाँ पे, जमुई में किया गया, बिहार के जमुई में इसका आयोजन किया गया। चलिए 44 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। कह रहा है कि सरसई नावर झील किस राज्य में है। सरसई नावर झील जो है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो सरसई नावर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में, ए नंबर आंसर जो इसका है वो सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि 12:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटी कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए हम एक रीजनिंग का एक ही वीडियो अभी तक डाले हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन बताए हैं कि क्लॉक का क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो बस इसमें सिंपल सा एक फार्मूला हम बताए हैं कि एंगल निकालना होता है। तो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है 60x माइनस 11y बटे में 2। x बराबर क्या होता है आवर और y बराबर क्या होता है मिनट। तो यहाँ पे देखिए जो ये 12 है वो घंटा है और 15 जो मिनट है, तो रख दीजिए यहाँ पे 60 गुना कितना 12 माइनस 11 गुना 15 बटे में कितना 2। तो ये 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 720 और इसको गुना कीजिएगा तो 5 5 और 1 6 और 1 165। अब इसे घटाइए तो 10 में से 5 चला जाएगा बचेगा कितना 5 और 11 में से 6 चला जाएगा बचेगा 5 और यहाँ पे बचा 6 में से 1 चला गया बचा 5 बटे में कितना 2। इसे भाग दीजिए तो बनेगा कितना 2 दूना को 4 2 सते 14 2 सते 14.5 यानी 277.5 जो है एंगल का मान आया 277.5। ये कोई भी विकल्प में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें छोटी एंगल पूछा गया। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि घड़ी में घंटे और मिनट के बीच की जो सुई है जो सबसे बड़ा एंगल बनाता है वो 180 डिग्री का बनाता है। 180 डिग्री से दोनों सुई जो है वो ज्यादा एंगल बना ही नहीं सकता है। जब दोनों सुई ये इस प्रकार एक तरफ ये आ जाएगा एक तरफ ये आ जाएगा, ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इससे बड़ा एंगल घड़ी में बन ही नहीं सकता है। ठीक है, वो गोल घूमने के बाद भले ही 360 का बनता है, लेकिन ये दोनों सुई के बीच जो सबसे बड़ा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो जब भी 180 डिग्री से बड़ा है तो उसे 360 से क्या कीजिए घटा दीजिए। तो 360 से इसे घटाइए तो 360 से घटाएंगे तो 277.5 इसका आंसर होगा घटाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन पॉइंट में है तो इसको आंसर करके देख लीजिए, इसको आंसर सीधा कर दीजिए। घटाना क्यों है, आप घटाइएगा तो एग्जाम में आपका टाइम जाएगा, इसलिए घटाना नहीं। देखिए कि एक ही ऑप्शन पॉइंट में आ रहा है, वो कौन सा है, बी नंबर सही हो जाएगा। तो देख लीजिए घटक 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ पे 9 में से 7 चला गया 2 और यहाँ पे बच गया 15, 15 में से 7 चला गया तो 8, यानी 82.5 इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना जब भी एंगल का क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आप ये फार्मूला लगाइए, एंगल बराबर 60x माइनस 11y बटा 2। मिरर इमेज का जब क्वेश्चन आए, मिरर ये आपका बोलेगा कि घड़ी की वास्तविक सुई में ये 9:10 बज रहा है तो उसका ये मिरर इमेज प्रतिबिंब कितना होगा, तो उसे सिर्फ 11:60 से आपको क्या करना है घटा देना है। क्या करना है 11:60 से उसे घटा देना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा है कि 8 जुलाई 2013 को यदि सोमवार हो तो 28 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। 28 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन में कि 8 जुलाई 2013 को यदि मंडे है तो कह रहा क्वेश्चन में 28 नवंबर 2028 को 8 को कौन सा दिन था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ऑड डेज निकालना होता है। क्या ऑड डेज होता है वो आपको पता होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं कि आपको ये पता होगा और उसी को उम्मीद से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नहीं तो अगर ऑड डेज बताना शुरू करेंगे तो सिंपल से समझिए कि दिन की संख्या में 7 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी को ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड डेज आप निकालिए। तो देखिए हम ऑड डेज निकालते हैं तो हमें 2008 आना है 2013 से, यानी पीछे आना है। तो क्यों ना हम 2008 से 13 तक ही चल दें, है ना। तो जो ऑड डेज आएगा उतना में ये जोड़ देंगे। तो सिंपल सी आप देखिए कि 2008 के बाद 2009 आएगा तो 2008 में कितना दिन बचा है। तो देखिए 28 नवंबर से बोला है तो नवंबर में कितना दिन बच रहा है 2 दिन, तो 2 दिन इसका रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद दिसंबर में ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो दिसंबर में होता है 31 दिन, भाग दीजिएगा कितना से, भाग दीजिएगा आप आपका ये 7 से भाग दीजिएगा। देखिए तो 2 ऑड डेज आ गया किसका, नवंबर का। दिसंबर में 31 दिन, 31 में जब 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, है ना। तो 2008 अब कंप्लीट हो गया। अब 2009 में नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर का एक ईयर का ऑड डेज जो होता है वो 1 होता है और लीप ईयर रहेगा तो 2 ऑड डेज होगा।
तो देखिए 2000 ये 9 हो गया, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 12। 12 जो है वो लीप ईयर है, इसका मतलब इसका ऑड डेज जो होगा वो 2 होगा। और 2013 में जाना है, लेकिन 2013 पूरा नहीं जाना है, तो जो जो महीना में जाना है उसका ऑड डेज लिख देंगे। तो कौन कौन से महीने में जाना है? जनवरी, तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी 28 का तो एक भी ऑड डेज नहीं, उसके बाद मार्च में 3 ऑड डेज, और मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद कौन सा आ जाएगा? मई, मई में कितना? 3, और जून में कितना? 2, और जुलाई में हमें 8 जुलाई तक जाना है, तो 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका ऑड डेज आ जाएगा टोटल। तो इस ऑड डेज को आप जोड़िए और 7 से भाग दीजिए, लेकिन इसको पूरा जोड़ना नहीं है, जहां पे भी 7 बने आप उसे हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? देखिए 2 और 3 5, एक 6 और एक 7, यानी ये वाले टर्म को कर दीजिए खत्म। अब जोड़िए, यहाँ देखिए 1 और 2 3, और 3 और 3 कितना? 6, 6 और ये वाला एक कितना? 7, खत्म। अब देखिए 3 और 3 6, ऐसा जोड़िए ना कि 4, 2 और 2 4, और 3 कितना? 7। देखिए ये वाला टर्म भी खत्म। अब बच गया सिंगल 3। अब ये 3 बच गया, तो हमें पीछे की ओर जाना है, तो क्या करेंगे? देखिए हम 13 से कहां पे आ रहे थे? 8 पे, यानी पीछे आना है। तो हम घटाएंगे, तो मंडे से 3 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन बनेगा? तो मंडे से एक दिन पहले जाएंगे तो रविवार, उससे एक दिन पहले जाएंगे तो शनिवार, और उससे एक दिन पहले जाएंगे तो शुक्रवार, यानी 3 दिन पीछे गए तो कौन सा दिन बना? शुक्रवार। यानी इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो शुक्रवार आंसर होगा। देखिए कैलेंडर को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑड डेज निकालना आना चाहिए। ऑड डेज से ही क्वेश्चन को बनाना बहुत सिंपल, और कहीं पे ये नियम फेल नहीं है। ऑड डेज क्या होता है वो साधारण सी भाषा में समझिए कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद हम जो रिमाइंडर आता है उसी को ऑड डेज कहते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि महीना 31 दिन का होता है, महीना 30 दिन का होता है, महीना 29 का होता है, और महीना 28 का होता है। जब आप इसमें 7 से भाग कीजिएगा, यहाँ भी 7 से भाग कीजिए, तो यहाँ भी 7 से भाग, देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, यहाँ का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, यहाँ का जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ का रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा। यही ऑड डेज होता है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे हम नवंबर का लिखे थे, तो नवंबर में 2 ही दिन बच रहा था, तो 2 में क्या भाग देना? 7 से। 2 में भाग दीजिएगा 7 से, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। उसके बाद आपका दिसंबर में 31 दिन होता है, तो 31 दिन का कितना रिमाइंडर आता है? देखिए 3 आता है, यानी 3। तो उस प्रकार से हम ऑड डेज को निकालते हैं। अब देखिए नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, जब इसे 7 से भाग देगा तो रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। और लीप ईयर में 366 दिन होता है, जब इसे 7 से भाग देगा तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम रिमाइंडर निकालते हैं। कैलेंडर का एक क्लास किसी दिन संडे को वैसा कभी फुर्सत रहेगा तो कैलेंडर का एक बहुत ही मतलब जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और सब इंस्पेक्टर के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर को के टॉपिक को हम जरूर एक बार पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीका है बनाने का। और थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, बहुत ही जल्द आपको वो वीडियो हम लेकर आएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी शंकु की सतह का परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? भाई साहब देखिए ये एक शंकु है, ये एक क्या है? शंकु है। ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। देखिए शंकु का परिधि दिया है, परिधि कौन सा होगा? तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो वृत्त के जैसा है, तो इस वृत्त की परिधि दिया है, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर कितना? 44। यहां से 22 दूना ये 44, ये 44 कैंसिल, यानी आर का जो वैल्यू आया वो 7 आ गया। अब कर रहा है क्वेश्चन में कि तिरछी ऊंचाई जो है, तिरछी ऊंचाई जो है वो 25 है। तिरछी ऊंचाई क्या है? 25 है। तो तिरछी ऊंचाई ये होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है? 25 दिया है, और ये वाला कितना निकल के आया? 7 निकल के आया। तो अब बताइए कि आपका 25 और 7 के साथ किसका ट्रिपलेट होता है? ये पाइथागोरस पर में है, तो 24 25 के साथ 7 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये वाला लेंथ जो होगा वो 24 होगा। ऊंचाई आप निकाल के देख लीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? उसका रूट निकालिए, 24 आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट जो होता है वो याद कीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन जो होगा वो आसान होगा। अब हमें क्या निकालना है? तो आयतन निकालना। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? वॉल्यूम का। शंकु का आयतन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर के जगह पे 7 गुना 7 रखेंगे, और एच का मान 24 आ गया। काट दीजिए, इस 7 से इस 7 को काट दिए, 3 से ये 8 बार में कटेगा, 8 7 कितना हो जाएगा? 56। अब देखिए अब यहाँ पे आपको गुना करना जो है वो थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या ऑप्शन में सभी का इकाई अंक एक जैसा है क्या? देखिए तो इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, और इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। तो अब देखिए क्वेश्चन को यहां से एक ही अंक को गुना करेंगे।
8 से 56 और 6 दूना को 12, यानी इकाई अंक जो है वो 2 बनेगा। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। पूरा गुना नहीं करना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन को देखिए, अगर इकाई अंक होता, दो ऑप्शन में 2 मिल जाता तो गुना कर लेते, लेकिन जब ऑप्शन में वैसा नहीं मैच कर रहा है तो फिर हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। आप ऐसा समय बचाइए और ये क्वेश्चन, ये टाइम जो है अगले क्वेश्चन पे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 करा, पाखुई वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पाखुई वन जीव अभ्यारण्य नहीं, ये पाखुई टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। आपको बताए थे पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें हम बताए थे, जहां पे आपका ये कामलांग के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब 49 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 50 पे, और ये आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन से पहले कुछ बातें आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप देखने के चक्कर में ना भूल जाते हैं वीडियो को लाइक ही करना, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। हम देखिए वीडियो पूरा आपको जितना भी था क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बताया, लेकिन कहीं भी बीच में वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं बोले, लेकिन लास्ट में थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है। जो हमें मेहनत हमें करने का जो अंदर से हौसला आता है वो आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए कि कैसा आपको लग रहा है हमारा वीडियो और क्या कमी रह जा रहा है वीडियो में, जो हम उसको और भी बेहतरीन कर पाएँ। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अब देखिए यहाँ पे जो हमने होमवर्क का जो सेशन चलाया है आपका लूसेंट का, उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि लूसेंट में आपको क्या करना है। तो कल जो मेरा लूसेंट का जो शाम में क्लास, ये आज ही, कल नहीं आज ही ना, आज जो शाम में 4 बजे से वो क्लास मेरा शुरू होगा। क्या होगा? 4 बजे से मेरा क्लास शुरू होगा। 4 बजे से क्लास जो शुरू होगा तो मैं आपको क्या करने जा रहा हूं लूसेंट में, कि लूसेंट में जो आपको याद करके आना है वो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? टॉपिक देने जा रहा हूं कि किस टॉपिक से किस टॉपिक तक याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको जो अगला टॉपिक है वो करेंट से दूंगा। ठीक है, करेंट से, कौन सा बुक से? तो स्पीडी के बुक से। लूसेंट में आपका 2 पार्ट को स्टार्ट किया गया, एक हिस्ट्री के पार्ट को और एक बायोलॉजी के पार्ट को। तो ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के पार्ट, बायोलॉजी के पार्ट और करेंट, ये तीनों को मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको होगा, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे 3 बजे के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसे बनाइएगा, 3 बजे के बाद बनाइएगा और 4 बजे से इसका वीडियो लाइव चालू हो जाएगा। इसमें करंट क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन ऐड किया गया है। ठीक है, तो अलग से जो मिक्स तौर पर होगा, इसमें आपका हिस्ट्री, बायो और करंट जो होगा वो 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन रैंडमली करंट भी रहेगा। आपका 10 क्वेश्चन तो आपका टॉपिक से रहेगा, प्लस में 10 क्वेश्चन जो होगा करंट का वो रैंडमली रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इसको ज्वाइन करने के लिए, इस टेस्ट को, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और टेलीग्राम के लिंक से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि हम वहीं पे आपको इस वीडियो को, ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और लूसेंट टेस्ट का जो सेशन आ रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट होइए। 4 बजे से प्रतिदिन शाम में। कल आपका जो टेस्ट होगा वो एक रैंडमली टेस्ट है कि किस प्रकार से टेस्ट होगा, वो आपको कल डेमो दिया जाएगा। उसके बाद कल आपको होमवर्क दे दिया जाएगा और कल से आप होमवर्क याद करना चालू कर दीजिएगा और परसों से आपका रेगुलर टेस्ट चालू हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नियमित बहुभुज के कोणों का योग 1080 है तो बहुभुज है, यानी कैसा बहुभुज है वो, ये पूछा गया है। तो एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का जो फार्मूला होता है वो 2 होता है, एक 2n-4 इंटू 90 डिग्री और बराबर यानी कुल योग, और एक होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कुल। तो किसी पे रख दीजिए आप, तो यहाँ पे रखिए इतना बराबर अंक, ये सभी कोणों का योग कितना दिया है, तो सभी कोणों का योग दिया है 1080। इसे कटाइए, 0 से 0 कट गया, 18 का 78 से 6 बार में कट गया। n बराबर कितना देगा, 2 जाकर इधर जुड़ जाएगा
तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी भुजाओं की जो संख्या होगी वो 8 होगी। तो इस प्रकार इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 भुजा हो जाएगा। अंकों का ये आपका कोण बहुभुज के कोणों का योग दिया हुआ था। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके प्रतिक्रिया अपनी दें। हमें आपका कमेंट्स का इंतजार रहता है कि थोड़ा आपके कमेंट्स को पढ़ें और हम अपने हौसले को बढ़ाएं और भी मेहनत करें आपके कमेंट्स को देखकर। इसलिए आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अभी भले ही पोस्टपोन्ड हुआ है कुछ महीनों के लिए, लेकिन एग्ज़ाम आज हो कल हो जब भी हो एग्ज़ाम तो होगा। और ये 3 महीना का जो टाइम है, जब भी एग्ज़ाम होगा आप मान के चलिए कि कोई भी एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है। एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर के आसपास से ही शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो हमें ये गैप मिला है उसमें हमें बैठना नहीं है, उसमें अपने तैयारी को और बेहतर करके आगे बढ़ाना है, ताकि हमें कहीं पे डर नहीं हो एग्जाम हॉल में, या फिर जब एग्जाम दे लें रिजल्ट आने वाला हो या फिर मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला हो तो ये संशय ना बना रहे कि मेरी रिजल्ट होगा या नहीं, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं। अपने तैयारी को एक लेवल पर लेके जाइए इस 3 महीने में, और उस लेवल पर ले जाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे वीडियो पर निरंतर बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए 2 से 3 मिनट देखकर। आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि अगर वीडियो का ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है तो थोड़ा कंटेंट भी आपको दिया जाता है, उसको भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आज शाम में 4 बजे लूसेंट के क्विज टेस्ट के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।